आया था मैम, पेशेंट जी मैम मेरा था पी सेप्सिस का था मैम, स्टेशन डे 5 को था। एक मिनट पेशेंट बेटा, थी जरा मैम थोड़ा सा उसको। मुझे आवाज की हेलो जी। हेलो मैम, किसकी डिस्कशन चल अस्सलाम रही थी? वालेकुम। जी जी मैम, मैं डॉक्टर बता रही साइमा। थी। जी जी डॉक्टर जी साइमा मैम। बताइए। मैम मेरा स्टेशन था मैम, 5 अक्टूबर पे आया था, सैटरडे वाले दिन। पी सेप्सिस का था, मतलब पर्कुलर सेप्सिस अच्छा का था। जी ठीक मैम, है। पेशेंट थी मैम, उसका 7 डेज पहले मैम सी सेक्शन हुआ था। उसके हम्म बाद पेशेंट आई थी फीवर के साथ। और उसमें हम्म मेरे पेशेंट उसके उसको उससे मतलब कहते आगे प्रोग्रेस करना था पेशेंट का। मैं मुझे वाइटल्स वगैरह दिए हुए थे, पेशेंट को टेम्परेचर भी था। तो उस पे मैंने कहा कि आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो मैंने स्टार्ट किया था हम्म। हिस्ट्री से, एक्सप्लेनेशन से और इन्वेस्टिगेशन से। तो कुछ भी एक मिनट बेटा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही 7 थी। पोस्ट ऑफ डे पे उसको फीवर था और क्या था? और थोड़ा मैम सा उसका ब्लड बीपी क्लियर भी बोलिए, था। ऊंचा बोलिए। हम्म। मैम बस फीवर ही दिया हुआ था मैम, पेशेंट को अच्छा फीवर ठीक हुआ है, था, फीवर 7 था पोस्ट हाँ। ऑफ डे था और और कुछ फीवर था, बस और कुछ नहीं था। हाँ बस मैम, और ठीक। वाइटल्स वगैरह में ठीक दिए हुए थे, बस यही था ठीक है पेशेंट को। ठीक है अ, ठीक है। तो मैम उसके हम्म, स्ट्रक्चर डिस्कशन था, और मैम प्रोसीड करना था। उसकी हिस्ट्री पेशेंट की लेनी थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और इन्वेस्टिगेशन मांगनी थी। हम्म जब मैंने हम्म। इन्वेस्टिगेशन मांगी तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी रेस था, और टोटल लिम्फोसाइट काउंट भी मैम रेस थे उसके। तो मैंने कहा कि आप कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा कि मैम एडमिट करूंगी, उसको एंटीबायोटिक्स दूंगी। मैंने कहा, हम्म। मैडम ने कहा कि ओके ठीक है। अब पेशेंट को रेड फ्लैग साइन आ गई, अब आप क्या करोगे? तो मैम वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रेड फ्लैग साइन आ गए तो अब क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? आपकी और आप शायद थोड़ा सा जरा हम्म, पॉज दे के बोलें, क्योंकि यू आर टू फास्ट और थोड़ी सी आपकी आवाज जो है वो रेजोनेट कर रही है, जिससे वो क्लियर समझ नहीं आती। आपने कहा कि एडमिट हम्म, करोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, जी ठीक है, मैम ये फिर उस से पे क्वेश्चन क्या था? मैम उसके बाद मैडम ने कहा कि ठीक है, आपने पेशेंट को एडमिट कर दिया, एंटीबायोटिक दे दी। अब पेशेंट में जो हम्म है ना वो रेड फ्लैग साइन उसको अपीयर हो गई हैं। तो हम्म आप क्या करोगे उसके बाद? तो मैम वो हम्म मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब रेड फ्लैग साइन हो गई हैं, पेशेंट को पस आ रही है उसके वुंड से। हम्म तो आप हम्म आगे क्या करोगे? कैसे मैनेज करोगे? तो मैम हम्म। इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था वहाँ पे। देखो, जब भी पेशेंट फीवर के साथ हो और मतलब पोस्ट पार्टम या पोस्ट सेक्शन फीवर है, आप सबसे पहले उसकी रीजन तलाश करते हैं, यू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब इस पेशेंट में अगर वुंड सेप्सिस है और उसमें से पस आ रही है, तो डेफिनेटली उसमें दो तीन चीजें होंगी। एंटीबायोटिक देना इज नॉट एनफ, और दूसरी चीज ये कि जो एंटीबायोटिक स्ट्यूअर्डशिप है, आई मीन जो हमने सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करनी होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट ऑलवेज। वुंड स्वैब आप हम्म, भेजते हो और उसके बाद आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हो, एंड देन अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स यू कैन ऑल्टर द एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम इफ नीडेड। मे बी वो ठीक चल रहा हो, मे बी उसमें आपको चेंज करने की जरूरत पड़े। तो कल्चर भेजना सबसे पहली चीज है। फिर उसके बाद जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लोर द वोंड के उसका स्टेटस क्या है। उसमें उसके बाद दफा अगर उसमें से पास आ रही है, आपको वो स्टिच खोल के ड्रेनेज एरिया बनाना होता है। और उसमें हम्म, क्योंकि वो जब तक पास अंदर है, उसका सेप्सिस उसका सेटल नहीं होगा, चाहे आप उसको कितनी भी आईवी एंटीबायोटिक्स देते जाओ। तो द थिंग इज टू क्लियर द वुंड ऑफ द पस या इन्फेक्टेड या ग्रेनुलेशन टिश्यू, या जो उसका कोई स्लफ वगैरह बना हुआ है वो। उसके लिए फिर वुंड लिवाज होता है या वुंड क्यूरेटाज होता है, जिसमें आप उसका सारा स्लफ निकालते हैं, उसका बेस क्लियर करते हैं, ताकि उसका वुंड हीलिंग जो प्रोसेस है वो उसका स्पीड अप हो। जब तक वुंड में से
फ्लूइड निकल रहा है, पस निकल रही है, जब तक वो सेप्टिक है आप उसकी रीस्टिचिंग नहीं करते, उसको लेट इट ड्रेन ऑन इट्स ओन, अनलेस के ये ड्राई हो जाए फिर आप उसमें रीस्टिचिंग का सोचते हैं। बार दफा अगर बहुत डीप नहीं है तो ये सेकेंडरी इंटेंशन से भी हील हो जाता है। इसके अलावा आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के क्योंकि इसमें देखो इन्फेक्शन तो क्लियरली आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी मिल गया, तो उसमें फिर आंसर करना इतना मुश्किल बात नहीं होती। सिर्फ ये है कि ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि इसमें वुंड इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद पेशेंट को फीवर होना शुरू हुआ, उसको इसी तरह से मैनेज किया जाता है। थिंक अबाउट द केसेस जो आप अपनी वार्ड में मैनेज कर रहे होते हो, तो उसको इन्हीं लाइंस पे किया जाता है। तो इसमें मुश्किल क्या थी, मतलब और इसमें क्या क्वेश्चन था जो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ? ये तो हमारा एक मतलब नॉर्मल एक वुंड सेप्सिस को डील करने का एक तरीका यही होता है। मैं कुछ गर्ल्स कहते कि वहाँ पे ना म्यूज चार्ट का बताना था, रेड फ्लैग्स है ना क्या अगर तो चीज? म्यूज चार्ट आपको मेंटेन कर, म्यूज हाँ, चार्ट मेंटेन करना था, म्यूज चार्ट। म्यूज चार्ट, अच्छा। म्यूज चार्ट जो कि बेसिकली जो वार्निंग, जो अर्ली वार्निंग जो है सिम्टम्स हैं उसमें जो सारा क्लियर सेप्सिस के साथ है, तो वो तो बेटा आपको म्यूज चार्ट तो आना चाहिए। वैसे भी ये तो बड़े अरसे से ये मतलब इन है और ये चल भी रहा है, लेकिन इसको म्यूज चार्ट की जो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली दैट इज फॉर द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन इन द पेशेंट्स, कि उसमें अर्ली वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं। अर्ली वार्निंग सिम्टम्स में सारे सिम्टम्स भी हैं और साइंस भी हैं। इसमें जी सारे के सारे वाइटल साइंस और उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल सिचुएशन, ये सब चीजें आती हैं और उस पर फिर आप उसकी उसके कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग के हिसाब से वो येलो है या ऑरेंज है या रेड है, उसके हिसाब से आप उसकी रिस्क स्कोरिंग करते हैं। और रिस्क स्कोरिंग के मतलब क्योंकि सेप्सिस जो है दैट वुंड इन्फेक्शन जो है दैट कैन क्लियरली लीड टू जनरलाइज्ड सेप्सिस इन अ पेशेंट इफ नॉट ट्रीटेड एंड इफ नॉट एक्टेड अपॉन अर्लियर। तो इसको हम किसी वक्त कवर कर लेंगे म्यूज चार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फिर आपको चार्ट के साथ समझाना पड़ेगा, उसकी जी मैम, इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी मैम, ठीक ये है, तो नेक्स्ट इसको टाइम हम किसी करवा दें क्लास में इसको। कवर कर लेंगे। और इसके अलावा मैम जी, अभी अभी हम डॉक्टर साइमा से ही मैं पूछ रही हूँ कि और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जिसने आपको तंग किया हो या जो क्वेश्चन जो नहीं मैम, आपको वो देना नहीं था। ट्रिकी हो। हम्म ना मैम, म्यूज चार्ट का मैम मुझे बताना मैम, म्यूज समझ नहीं चार्ट आता मुझे बेसिकली बस। हर पार्ट 2 के लेकिन कैंडिडेट को ये एक बेसिक चीज है कि म्यूज चार्ट तो बेसिक मतलब हर जो इमरजेंसी हमारी जाहिर है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी तो होती है ना, तो उसमें ये इमरजेंसी सिचुएशंस की प्रायोरिटाइजेशन के लिए ये चार्ट और स्कोरिंग यूज की जाती है। तो वी विल बल्कि इसको हम अगली क्लास में ही कवर कर लेंगे म्यूज चार्ट। ठीक है, इसको मैं जी मैम, नोट डाउन बिल्कुल कर मैम। रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें थी जो आपकी मतलब जिसमें क्वेरीज हैं, ताकि उसको हम कवर कर लें। जी अगला। जी मैम। हाँ जी, जी नेक्स्ट कोई भी और जो डिस्कस करना चाहे अपनी क्वेरीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वाशाम। जी मैम, मुझे एक वो शार्ट केस था, उसका थोड़ा डिस्कस करना है जी। वो 5 अक्टूबर को एग्जाम में आया था मेरे, हम्म तो मैं इसी एग्जाम में अपेयर हुई थी। तो हम्म ये जो केस था उसमें एक पेशेंट जो मुझे मिली थी वो 33 वीक्स की पेशेंट थी, अनमैरिड पेशेंट थी। और 33 वीक्स पे थी? नहीं, 33 एज, 33 एज थी, ईयर्स की पेशेंट थी। ठीक है ठीक है, और अनमैरिड ठीक थी। है, और ओके अनमैरिड थी। ओके। और उसको जो कंप्लेन थी वो हैवी बेटा मेंस्ट्रुअल आपके ब्लीडिंग थी। बैकग्राउंड पे नॉइस बहुत ज्यादा है, या तो ओके ठीक मैम, कर मैम दीजिए। आई एम गोइंग। मैम अच्छा वो मेरा ओके, 1 मिनट में मैं बात कर। ठीक है ठीक है। हेलो मैम, अब आ जी रही जी है आवाज? जी जी आ रही है। जी जी मैम, तो वो 33 ईयर्स की थी और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई थी। हाँ उसको तकरीबन 2 ईयर से हैवी पीरियड्स की कंप्लेंट थी, और 5 ईयर्स बैक उसकी लेप्रोटोमी भी हुई थी ड्यू टू ओवेरियन सिस्ट थे उसके, बायलेटरल उसकी सर्जरी हो गई थी उसकी। उसके ओके। बाद
ठीक है, उसको उसके हाँ बाद उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट रह रही थी, वो ट्रीटमेंट भी लेती रही थी। मेडिकल ट्रीटमेंट में उसकी ये हिस्ट्री थी कि ओसीपीज उसने एडवाइस किसी ने किया था, उसने कंटिन्यूअस 1.5 साल तक वो ली थी, लेकिन उसके हम्म बाद उसको डीवीटी का प्रॉब्लम हो गया ओसीपीज के बाद, तो फिर उसको वो छोड़नी पड़ी थी। हम्म फिर पिछले 6 मंथ में उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई थी कि वो कह रही थी 7 to 8 ट्रांसफ्यूजन उसको ब्लड के भी हो गए थे। उसके बाद ठीक है। उसके बाद अभी ये इसी कंप्लेन के साथ वार्ड में एडमिट हुई थी, तकरीबन हम्म 1 वीक से एडमिटेड थी। 2 पिंट उसको, हम्म 1 पिंट ट्रांसफ्यूज हो चुका था और उसकी जो एचपी थी वो 5 HP थी। आफ्टर 1 यूनिट ट्रांसफ्यूजन जी आफ्टर मतलब एडमिशन एचपी जो थी वो 5 थी और उस 5 5 थी। एचपी पे उसको 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज हुआ था, और वो ठीक है ठीक फॉर है। फर्दर इवेलुएशन और सर्जरी ठीक। के लिए मतलब एडमिटेड थी। अच्छा हाँ मैम, मेरा मेरा प्रॉब्लम इसमें ये हुआ कि तकरीबन, अच्छा वार्ड में जब एडमिट हुई तो मैंने उससे पूछा कि ट्रीटमेंट आपकी क्या क्या हो चुकी है, तो एक तो उसने ब्लड ट्रांसप्लांट का बताया, 1 पिंट हुआ है, और बाकी जो है वो लैब्स की रिपोर्ट कुछ हुई है, और साथ में इसको जो है वो कह रही थी अभी शुगर भी मेरी डायग्नोसिस हुई है, तो वो ओके। रीडिंग उसको नहीं पता थी, लेकिन बस इतनी हिस्ट्री दी थी। अब मैंने उसके बाद ये जल्दी जल्दी हिस्ट्री लेके अभी जर्नल फिजिकल किया था, उसके इतने मल्टीपल ये सारे प्रॉब्लम थे, तकरीबन मैंने जल्दी जल्दी 2 to 3 क्वेश्चन ही हर डिजीज इसके बारे में पूछे थे, तो टाइम मैनेजमेंट मुझसे इसमें नहीं हो पाया था कि मतलब हम्म इतने प्रॉब्लम के साथ मैं दो दो क्वेश्चन तो पूछती तो ही पता चलता कि मैं कैसे इसको लेके चलूं आगे। मैं पेशेंट से विश बेसिकली ये मेरा ख्याल है आपका होगा फोकस्ड हिस्ट्री फिफ्थ वाला आप। जो स्टेशन है। जी ये मैम। फोकस क्या ये फोकस्ड हिस्ट्री वाला था फोकस या रोल प्ले फोकस वाला? नो नो मैम, शॉर्ट केस था, फोकस हिस्ट्री रिलीवेंट हिस्ट्री लिखा हुआ था, टेक ओके ओके रिलीवेंट ओके हिस्ट्री। हाँ ये फिर ठीक है। ठीक है, ये वही है जिसमें पेशेंट बिठाया होता है और उस पे लेनी होती जी है, जी, ठीक है। रियल पेशेंट था और शॉर्ट केस हाँ था मैम। ठीक है। ओके ओके आई तो अंडरस्टैंड। तो ठीक ये है। फर्स्ट, तो मैंने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, तो पेशेंट जो सिटिंग में भी बैठी थी तो वो ब्रीथलेसनेस की भी कंप्लेंट, जैसे सीवियर एनीमिया के इसके सारे हम्म सिम्टम थे, वो भी मैंने रूल आउट किए थे, तो मैंने जनरल हम्म फिजिकल तो कवर कर लिया था। अच्छा, उसने हम्म पेशेंट ने खुद ही मुझे बताया, जब मैंने कहा कि वार्ड में आपका कौन सा वर्कअप हुआ है, तो उसने कहा मुझे उन्होंने जो है ना फाइब्राइड बताया है। इतना, हाँ, तो बस ओके। और फिर मैं टाइम ज्यादा हो गया था, 8 मिनट गुजर चुके थे, मैंने जनरल फिजिकल जल्दी जल्दी किया, पर एब्डोमिनल में हम्म नहीं कर पाई। तो एक हम्म तो इस पॉइंट पे मुझे ये आपसे करना है कि इतने सारे प्रॉब्लम के साथ मैं मतलब मैं रिलीवेंट या फोकस हिस्ट्री भी लूं तो दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन तो हर पॉइंट पे करने हैं, और साथ में अच्छा। पेशेंट अनमेरिड थी, तो इसकी मैनेजमेंट पे भी मुझे थोड़ा इसकी विशेष का भी डिस्कस करना था, जो वो भी रह गया। तो मुझे हम्म समझ में नहीं आ रहा था इस सिचुएशन के साथ किस तरीके से मैं कोप करूं कि 10 मिनट्स के अंदर वो पूरा हो जाए। देखो अच्छा ये जो यहाँ, हाँ ठीक है अच्छा मैम, बताइए। ये इसको पूरा मैं कर लेती हूँ, ये इसके ठीक है। बाद मैं उधर गई, तो जाहिर सी हम्म बात है एग्जामिनर थोड़ा चिढ़ गई इस बात पे कि पर एब्डोमिनल आपको मैं बताऊं, ऐसे आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसने हम्म मुझे पर एब्डोमिनल की भी फाइंडिंग दी थी। खैर उस पे उसने मुझे 22 वीक साइज जो है वो मास दे दिया, हम्म सस्पेक्टेड आपके अनक्लिनिकल ग्राउंड्स पे जो है ना ये फाइब्राइड सस्पिशियस, तो नहीं बताया, बस जो फीचर्स बताए, तो मैं फिर उसके बाद उसने मुझसे डीडी पूछी, तो डीडी में मैंने उनको जो है फर्स्ट मेरा फाइब्राइड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये बताया था, फिर बेनाइन हम्म ओवेरियन ट्यूमर और रिकरेंस ऑफ सेम ओवेरियन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर, बस मैंने शॉर्ट हम्म लिस्ट करके और 3 यही रखे थे ताकि मैं इसी पे ही रहूं। फिर ठीक है। डीडी के बाद उन्होंने मुझे जो है वो पीए तो फाइंडिंग दे दी थी, उसके हम्म बाद उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन पूछी, इन्वेस्टिगेशन बाकी तो सारी वही थी, एचपी जो थी वो 5 थी, और सारे आयरन डेफिशिएंसी के वो पिक्चर आ रही थी। हम्म उसके बाद हम्म अल्ट्रासाउंड पे इन्होंने जो है ना मुझे एक ये बताया कि 15 into 11 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वॉल पे फाइब्राइड है, और हम्म उसके बाद सेकंड जो बताया कि मैंने कहा और एडनेक्सल पैथोलॉजी एंडोमेट्रियल थिकनेस इन सब एक मिनट पे बेटा कमेंट। जरा एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा मैं फोन सुन रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ बस इसको प्रिपेयर करो फिर। हाँ अभी तो हाफ एन आवर तो तुम्हें टाइम लगेगा ना उसको करने में सारा कुछ। हाँ वो वगैरह सारा कुछ पता कर लो, लेफ्ट लैटर पे लटवा दो इसको, स्पेस वन ड्रिप दे दो। ठीक ओके। जी। जी मैम। हाँ अच्छा, जी। इन्होंने अल्ट्रासाउंड पे मुझे 15 into 11 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वॉल फाइब्राइड दिया, तो मैंने ठीक है।
अच्छा कोई और दूसरा कोई फाइब्राइड किसी सीरोसल या सबम्यूकोजल, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर एडनेक्सल पैथोलॉजी का मैंने पूछा तो उन्होंने ओवरी का भी मुझे सिस्ट बताया 9 × 6 सेंटीमीटर का। फिर मैंने फीचर्स पूछे कि कॉम्प्लेक्स के हैं क्या है, तो उन्होंने मुझे इंटरनल सेप्टा का बताया। जब इन्होंने ये बताया तो फिर मैंने इनसे ट्यूमर मार्कर मांगे सारे, बीटा 8 CGA, अल्फा फीटोप्रोटीन और LDH, उन्होंने तीनों का नॉर्मल है। फिर मैंने आकर में CA-125 भी मांगा, तो वो भी मैडम ने नॉर्मल ही बताया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं CT स्कैन करवाऊंगी, क्योंकि फीचर्स कॉम्प्लेक्स के आ रहे हैं और फाइब्राइड भी बड़ा है, पेशेंट की पहले भी सर्जरी हो चुकी है, तो पूरा वो करने के लिए मुझे CT स्कैन चाहिए। तो CT स्कैन में भी उन्होंने कहा कि सेम फाइंडिंग है। तो उसके बाद फिर मैनेजमेंट पे बात आ गई, तो फिर वही है कि मैंने कहा बिल्डअप HP इसकी पहले जनरल कंडीशन बिल्डअप करूंगी। अच्छा उन्होंने शुगर भी बताई थी, मैंने कहा पेशेंट ने बढ़ी हुई बताई है, तो किस पे डायग्नोस हुई है, मतलब OGTT हुई है, RBS हुई है? तो उन्होंने कहा बस RBS बढ़ी हुई आई है, 220 आई है। और उसके बाद बस ये मैनेजमेंट पे जाहिर सी बात है टाइम कम था, तो मैं उस पे आ गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करोगी, तो मैंने कहा आफ्टर बिल्डअप ये पेशेंट हो जाएगी, मैं पेशेंट से विशेष पूछूंगी क्या चाहती है और साथ में मैं ऑप्शंस डिस्कस करूंगी। तो पेशेंट की जो है इस मामले में फाइब्रॉइड है, तो अगर पेशेंट जाहिर सी बात है यूट्रस रिटेन करना चाहती है और अनमेरिड भी है, अगर उसकी फर्टिलिटी विशेष के अकॉर्डिंग उसकी मायोमेक्टोमी और सिस्ट के लिए ओवरी सेकंड भी मैं चेक करूंगी, पूरा लुक आफ्टर करूंगी, अगर दूसरी ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है और ये भी ट्यूमर मार्कर वगैरह सब ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि इसकी जो है ना सिस्टेक्टोमी विथ जो है मायोमेक्टोमी करूं मैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कि इंसिशन कौन सी देंगी आप? तो फिर उस पे मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर का फाइब्राइड है, साथ में ओवेरियन सिस्ट भी है। तो मैं जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री है इसकी लेप्रोटोमी की, ADN के चांसेस भी हो सकते हैं, तो मैं मिड लाइन में खोलूंगी इसको। अब मुझे नहीं पता था ये मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। तो देखो और हम उसके पहले आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर भी और कुछ बताना चाह जी रही हैं? मैम, बस यहाँ के बाद मेरा टाइम खत्म हो गया था, उठते उठते सिर्फ मैं इतना ही बोल पाई। आगे इसने मुझसे स्टेप नहीं पूछे, मतलब मुझे लगा कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी मेरा एग्जामिनेशन रह गया और इतने हम्म सारे प्रॉब्लम थे, मैंने दो दो क्वेश्चन ही मुश्किल से पूछे होंगे। लेकिन हम्म मसला ये कि टाइम का समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे और अच्छा करती कि मैं कवर कर लेती। क्योंकि मैं इत्तेफाक से मैंने मार्क्स देख ली थी, तो मैनेजमेंट वाले पोर्शन पे जो एग्जामिनर ने ना मुझे ओनली 4 मार्क्स दिए थे। तो मुझे हम्म समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब किस तरीके से इसको करूं कि कोप कर सकती थी। समझ में नहीं आई बात, इस वजह से देखो मुझे। इसके दो पार्ट्स होते हैं जो रियल पेशेंट वाला है। इसमें पहले पार्ट पे अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उसमें विशेज और ये वो सारा कुछ करना होता है। तो इसमें जो फोकस्ड हिस्ट्री वाली चीज है, अब इसमें हर दफा सिंपल पेशेंट नहीं होता, बाज दफा जो है वो उसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट भी होते हैं, लाइक दिस वन। अब इसमें आपने बेसिकली ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के साथ ये चीज टाइम मैनेजमेंट आती है। क्योंकि नॉर्मली जो पहले लॉन्ग पेशेंट जो लॉन्ग केसेस होते थे उसमें पहले 20 मिनट में हिस्ट्री एग्जामिनेशन ये सारा कुछ होता था, तो उसमें हम्म मतलब वो सारा कुछ मैनेज हो जाता था। लेकिन अब चूंकि 10 मिनट में आपने इसको टाइम ऐसे करना होता है कि कम से कम पहले 3-4 मिनट में आप हिस्ट्री ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप 2 मिनट जनरल फिजिकल, जाहिर है पेल्विक तो करना नहीं होता इवन इन द मैरिड पेशेंट्स, वो आप पेल्विक की फाइंडिंग एग्जामिनर से पूछते हो। फिर उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट भी करना होता है एग्जामिनर के सामने बैठ के। तो कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम हिस्ट्री। अब ये पेशेंट जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ है, फौरन आपके जेहन में ये एक डायग्नोसिस आना चाहिए कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें अमूमन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग वाली चीजें कम होती हैं। इधर शी कैन हैव सम पॉलिप, और शी कैन हैव एडिनोमायोसिस, और शी कैन हैव फाइब्रोइड यूट्रस। ज्यादा मेन जो आपके तीन है, और कोई दवाई ले रही है या नहीं ले रही, कोई ब्लड थिनर वगैरह ये वो सारा कुछ, क्योंकि इसको DVT पहले हो चुकी हुई है। तो क्या उसने वो उसके, हालांकि उससे पहले इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था और ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी पहले हुई है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी रिकरेंस की आपने आपके जहन में होनी चाहिए। अब ऐसा पेशेंट जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ है, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को मिस करना वाकई ग्रेव मिस्टेक होती है। तो इसमें क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा यूट्रस एनलार्ज्ड है या नॉर्मल साइज है या क्या है, तो इमीडिएटली आपके जहन में ये डायग्नोसिस आ जाना चाहिए
कि इस पेशेंट में ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, बस उसमें उसकी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पूछो, साइकिल की लेंथ पूछो, और उसके अलावा उसकी कोई ड्रग इनटेक की हिस्ट्री है या नहीं है, और उसने वेदर शी इज फीलिंग सम मैस इन द एब्डोमेन और नॉट, या बल्जिंग उसको फील हो रही है या नहीं हो रही, डीवीटी के लिए वो मेडिसिन अभी तक ले रही है या नहीं ले रही, बिकॉज दिस कैन बी अ कॉज फॉर रिकरेंस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। और उसके बाद ये जो इतना इसने ब्लीड किया है उसका बेसिकली पैटर्न आपने जरूर देखना होता है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या कॉज है उसमें। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जब आप इमीडिएटली हिस्ट्री पूछते हो, क्योंकि अनमैरिड में तो कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं, कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, तो उसमें 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो अगर 8 मिनट हिस्ट्री में लग गए तो वो वाकई टाइम मिसमैनेजमेंट है। दिस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम आपको इसमें इवन कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट की भी फोकस्ड हिस्ट्री लिखी ही इसलिए जाती है, रेलिवेंट हिस्ट्री, कि आपने इधर उधर की बाकी आलतू फालतू बातें नहीं पूछनी। एज के हिसाब से पैथोलॉजी होती है किसी भी डिजीज की, कॉमनली, अगरचे रेयरली बाकी चीजें भी हो सकती हैं, तो उस पर आप फोकस करो और उसकी वजह देखो। और बार दफा ऐसे भी होता है कि कुछ जो चीजें रह गई हैं वो पेशेंट को एग्जामिन करते हुए भी आप पूछ सकते हो, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि एटलीस्ट उसका जनरल फिजिकल तो जरूर देखो, क्योंकि पेशेंट इतनी एनीमिक है, इतनी एनीमिक पेशेंट जिसको 5 पे एक ब्लड लगा, ज्यादा से ज्यादा 6 हो गई होगी, उसका तो कार्डियक सिस्टम भी इवेलुएट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर हिस्ट्री बाय 4 मिनट्स, और उसके बाद आप इसको एग्जामिनेशन के लिए लटाते, जो चीजें रह गई थी वो आप एग्जामिनेशन करते करते भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इसको टाइम करना होता है। तो सिर्फ इसको थोड़ा सा समझें कि इसकी टाइम मैनेजमेंट है, एंड टाइम मैनेजमेंट कम्स ओनली विद द प्रैक्टिस। तो ये जो है ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी पेशेंट्स के ऊपर भी। बाकी जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, आपने डिफरेंशियल बता दिया, ठीक है, वो आपने डायग्नोज नहीं किया इनिशियली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन ये जो पेशेंट है इसमें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। आपने पेशेंट की विशेष पूछ ली, विशेष में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी आती है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी आती है। विशेष आर नॉट ओनली रिलेटेड विद द टाइप ऑफ द सर्जरी, लेकिन इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी ओवेरियन सिस्ट और इतना बड़ा फाइब्रॉइड, उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगी? Conservative management, definitely OCP is out because there is a clear contraindication for its use. लेकिन जो चीज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो वो है GnRH एनालॉग्स का यूज, और द पेशेंट माइट बी विशिंग फॉर सम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। बहुत सारे डिफरेंट उसके हैं ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, जो कि आप उसके जिसमें प्रोज एंड कॉन्स आपने उसको बताने होते हैं। दिस कम्स इन द मैनेजमेंट, क्योंकि सर्जरी इज नॉट द ओनली मैनेजमेंट। तो आप ऐसे पेशेंट को ये सब चीजें बताओगे। अनमैरिड में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का क्या रोल है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, दिस यू मस्ट नो जस्ट इन 1 or 2 लाइंस। और दूसरी चीज ये कि इसमें GnRH एनालॉग्स का इवन प्री सर्जरी and even for the temporary use to control the symptoms of severe this anemia, ताकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सके, उस वक्त तक आप इसको यूज कर लें। दैट इज वर्केबल सोल्यूशन इन दिस केस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपने जो है वो उसमें डिस्कस करनी है, उसकी मैनेजमेंट में डिस्कस मैम करनी है। हाँ मैम जी, मुझे थोड़ा इशू ये हो रहा था कि दूसरे ऑप्शन में तब दूं ना, तो साथ में इसको जो ओवेरियन का उन्होंने सिर्फ सिस्ट भी दिया हुआ था, तो इस लेकिन पेशेंट को चूंकि अगर यूट्राइन आर्टरी हाँ एम्बोलाइजेशन का भी दूं तो वो एक हाँ, चीज को कवर करेगा, दूसरा नहीं मेरा हो रहा था, नहीं तो वो इसलिए ठीक है, मैं ज्यादा ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रही थी। लेकिन इसमें अगर उसके CA 1 to 5 उसका ठीक आ गया, उस पे सेप्टा है, ठीक है, इसमें ओवेरियन सिस्ट का साइज मेरा ख्याल है कितना आपने बताया था, 7 नाइन into नाइन मैम 9x6 9 बताया था सेंटीमीटर। मैंने। और इसमें अगर ट्यूमर मार्कर जो हैं वो उसके ठीक आ गए, तो बेसिकली उसमें बहुत अर्जेंसी नहीं है, दिस इज जस्ट द रिकरेंस ऑफ द सिस्ट। ये देखो कि उसी ओवरी में है या जो दूसरी कॉन्ट्रालैटरल ओवरी में है, तो वहां पे आपको जो सिस्ट के लिए जाहिर है उसके लिए आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अदरवाइज आप नहीं यूज कर सकते,
लेकिन GnRH एनालॉग्स के साथ अगर एमेनोरिया होता है, टू सम एक्सटेंट इट कैन अफेक्ट द ओवेरियन सिस्ट एज वेल। जरूरी नहीं कि GnRH एनालॉग्स के साथ उसको हो जाए। एंड एज अ प्री सर्जरी मैनेजमेंट यूजिंग द GnRH एनालॉग, इट हैज मेनी एडवांटेजेस, क्योंकि इसमें एक तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फॉर द मोमेंट prior to the surgery will be reduced, and the amount of bleeding at the time of surgery will be reduced, और size of the fibroid will be reduced, और उसमें आपकी टाइप ऑफ इंसिजन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ इंसिजन जो इस वक्त आप मिड लाइन दे रहे हो वो ट्रांसवर्स दे सकते हो व्हेन द साइज ऑफ द फाइब्रोइड विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि एक ऐसा फाइब्रोइड जो इतना ब्लीड कर रहा है, यूजुअली दैट इज अ वेस्कुलर फाइब्रोइड, और उसमें वो एक रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रोइड भी होता है, और ऐसा फाइब्रोइड ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है टू GnRH एनालॉग्स रादर देन टू द फाइब्रोइड जिसमें फाइब्रस टिश्यू कंटेंट ज्यादा हो। तो हेलो इसलिए ये सारी ऑप्शंस आप इसमें डिस्कस कर सकते थे। मैम। मैम इसमें जी यूट्राइन आर्टरी का भी बता सकते हैं हम इस पेशेंट बिल्कुल के बता लिए? सकते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, इसमें जरूरी नहीं कि आप उस मरीज में कर रहे हो, लेकिन ये मरीज का राइट है टू नो ऑल टाइप्स ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस। यानी इसमें सर्जरी तो एक ऑप्शन है ना, लेकिन चाहे हम उसको GnRH एनालॉग्स के बगैर करें, उससे जाहिर है बगैर करने में तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी और वैसे भी उसका साइज भी बड़ा, उतना ही आपको इंसिजन बड़ा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बताने का मकसद है कि दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, खास तौर पे अनमैरिड पेशेंट में ये हैं। अब GnRH एनालॉग्स या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए अमूमन इसमें फाइब्रोइड साइज कोई भी इसमें हो सकता है, इसमें हम फाइब्रोइड साइज की लिमिटेशन उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, मैम हाँ जी मैम मैंने अपनी सीनियर्स को ना, हमारे वार्ड में केस आया था फाइब्रॉइड का, मैंने अपनी सीनियर्स को कहा कि HMB के हाँ साथ है तो हम पहले इसको हम GnRH क्यों नहीं दे रहे ना, मतलब दे सकते हाँ हैं हमारी किताबों में तो हम नहीं हाँ दे रहे। तो उन्होंने हाँ कहा कि GnRH के फायदे तो हैं लेकिन वो हमें जो है ना सर्जरी में भी प्रॉब्लम करता है, मतलब लाइन ऑफ क्लीवेज को वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि बेटा, हमें वो सर्जरी में भी प्रॉब्लम होती है। एक मिनट, उसमें लाइन ऑफ क्लीवेज इज जस्ट अ माइनर डिसएडवांटेज, लेकिन जो एडवांटेज हम इससे गेन करते हैं GnRH एनालॉग्स को लगाने के बाद, योर सर्जिकल एक्सटेंट इज रिड्यूस्ड, सर्जिकल मॉर्बिडिटी इज रिड्यूस्ड, और एक अनमैरिड में तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, और लाइन ऑफ क्लीवेज जो है वो इतना मुश्किल उसको नहीं होता। ठीक है, उसमें लाइन ऑफ वो पता चल जाता है, फाइब्रोइड की लिमिटेशन हमें पता चल जाती हैं, जो भी उसकी बाउंड्री वॉल्स हैं, ये सारा इतना इसमें मसला नहीं होता। ये प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे होते हैं ये उसमें उनका यही है कि इसमें लगाने का ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू नॉट गिविंग इट, स्पेशली इन सच केस। यानी वो पेशेंट जिसमें आपने अनमेरिड पेशेंट है, उसकी आगे फ्यूचर फर्टिलिटी बहुत मैटर करती है, उसमें सर्जिकल मॉर्बिडिटी बहुत मैटर करती है, सर्जिकल एक्सटेंट बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली कोई भी ड्रग, उसके सिर्फ फायदे ही नहीं होते, उसके नुकसानात भी होते हैं, बट यू हैव टू वे द रिस्क एंड द बेनिफिट्स। जिसमें रिस्क ज्यादा हो आप उसको अबेंडन कर देते हो, जिसमें फायदे ज्यादा हो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। सो यू हैव टू वे द बेनिफिट्स एंड द रिस्क। तो उसको मैडम देखो मैंने किस चीज के फायदे या नुकसान ज्यादा है। मैंने एग्जाम में ना ये बोला था, एक अनमैरिड लड़की थी वो ना, और हम्म उनको जो था ना बहुत बड़ा मैथ्स था, तो मैंने GnRH का बोला तो इतना अनॉयड हो गई जो थी वो नहीं, एग्जामिनर, कितना कहने बड़ा मैच लगी। था, कितना बड़ा मैच था? मैडम अब ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये था कि मैंने चूंकि पढ़ा हुआ था, तो ये हाँ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है, तो अब मुझे याद नहीं आ अच्छा, रहा। तो मैडम ठीक है। मैंने बोला ना, तो वो कहने लगी अरे तुम तो पेशेंट के तो बोन लॉस हो जाएगा, तुम अनमैरिड लड़की को ये दे रही हो। क्या क्या हो जाएगा? कहती है कि इससे तो बोन्स ही उसकी खत्म कर रही हो तुम, बोन्स उसकी। एक इंजेक्शन देने से? जी वो कह रही थी कि ये तो ये तब देखो, ये तो तब होता है जब आप कम से कम उसको कंसेक्टिवली 6 मंथ्स के लिए दें और 3 महीने के बाद एड बैक थेरेपी के बगैर दें।
अब जो ओरल जो आ गई हैं GnRH एनालॉग्स, उनमें तो एड बैक थेरेपी शामिल ही है, उसमें बोन की डीमिनरलाइजेशन वाला कोई है ही नहीं है कंसेप्ट, और वो इसीलिए है। अब एक इंजेक्शन देने से कहाँ बोन डीमिनरलाइजेशन होती है भाई? और कहती थी इसकी तुम्हें कॉस्ट एक पता है? इंजेक्शन या दो कॉस्ट इंजेक्शन लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा आप उसको कैल्शियम साथ देते जाओ। सो व्हाट, इसमें इतना देखो। अब GnRH एनालॉग्स को बेसिकली वही है ना, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, बट वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। इंडिविजुअल प्रैक्टिस एग्जाम्स में नहीं होती। इंडिविजुअल प्रैक्टिस सिर्फ अपनी इंडिविजुअल जो आप काम कर रहे होते हो उसमें एप्लीकेबल होती है, नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम में आपने वो चीज बोलनी है जो एविडेंस बेस्ड हो, जो गाइडलाइन के मुताबिक हो। अब एक इंजेक्शन अगर आप लगाओगे या दो भी लगा दो, और एट द मैक्सिमम 3 लगा दो, अगर हमने इसको प्री सर्जरी लगाना है GnRH एनालॉग्स को, तो उसमें हम अमूमन 2 या 3 इंजेक्शन के बाद डिसाइड करते हैं। तो इसके इसलिए जो है वो उसको, और दूसरी चीज ये कि इसमें ये भी आपने डिस्कस करना है पेशेंट के साथ, डिस्क्राइबिंग अब बात ये नहीं है आप इसमें इम्पोज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने पेशेंट के साथ ये डिफरेंट ऑप्शन करनी है कि अभी ये स्टेज बाय स्टेज केस मैनेज होगा। आपने पेशेंट के साथ ये डिस्कस करना होगा कि इसमें ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, इस ट्रीटमेंट का ये फायदा ये नुकसान, इस ट्रीटमेंट का ये फायदा ये नुकसान। और डेफिनेटली अगर पेशेंट बावजूद इन सब चीजों के उसकी ब्लीडिंग सही नहीं होती, देयर आर चांसेस कि आप GnRH एनालॉग्स लगाओ या इवन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करो, तो उसमें भी पेशेंट को ब्लीडिंग हैवी चलती रहे, ये पॉसिबिलिटीज है। द फाइनल सोल्यूशन इज मायोमेक्टमी, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू गो फॉर मायोमेक्टमी एट एन, उसका जरा थोड़ा अर्ली डिसीजन लेना पड़ेगा, बट एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। और जो दूसरी जो हम बात पहले भी हमने की थी कि हमेशा पेशेंट को प्रोज एंड कॉन्स बताने का मकसद ये होता है कि आप एक शेयर्ड डिसीजन करें, ये शेयर्ड कंसेंट टेकिंग होती है, यानी आप मरीज को सारी बातें बता लेते हैं और फिर उसके मुंह से भी वो डिसीजन निकलवाते हैं जो कि वो करना चाहती है। सपोज एग्जामिनर ने मुझे ये भी कहा था उस वक्त कि UPA के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो नहीं दे सकती तुम? तो मैडम मुझे ऐसा लगता दे था सकते हैं, लेकिन उसमें भी वही बात है, एक हम्म, ऐसा पेशेंट जो इतना ब्लीड कर रहा है, इतना ब्लीड कर रहा है कि उसको उसकी वजह से उसकी हीमोग्लोबिन 5 होगी, उस पर यूलिप्रिस्टल एसीटेट विल नॉट वर्क एज एन इमरजेंसी मेजर, वो उसको यूज नहीं किया जाता, उसको एक क्रॉनिक प्रोलॉन्ग थेरेपी के तौर पे हम यूज करते हैं। एंड मोर ओवर ये 3 महीने का कोर्स देके फिर आप उसको बीच में ब्रेक करके फिर दोबारा से शुरू करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग होती है, इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, एंड इट वाज विथड्रॉन फॉर सम टाइम ड्यू टू इट्स लिवर फेलियर इफेक्ट्स। तो इसलिए जो है वो ये भी ऑप्शन में से है। अब उसको 1 बाय 1, अब उसके सिम्टम, अगर सिम्टोमेटिक कंट्रोल की बात है कि टिल द टाइम हर हीमोग्लोबिन इज ऑप्टिमाइज, तो उसमें सारी चीजें ही आ जाएंगी। OCP वो नहीं ले सकती, आप उसको इंजेक्टेबल दे सकते हो, उसमें मायरीना नहीं रख सकते, यूट्रस बहुत बड़ी है, उसमें फिर आप इसमें UPA वाली चीज आप कर सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ फायदे नुकसान है। और फिर उसके अलावा GnRH एनालॉग्स आ जाएगा, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये सब चीजें आपने उसको बतानी है, ये मैनेजमेंट में बतानी है, इसके बगैर मैनेजमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। मैम तो बेटा ये एक मिनट आप सुन जरा। हेलो, हाँ जी, चलो देखो फिर मैं भी, हाँ हाँ, लेकिन मुझे इसकी मेल प्रेजेंटेशन लग रही है। हाँ हाँ, हम्म, हाँ वो बिल्कुल डिफ्लेक्स सेल वाली चीज है। चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके, मतलब इसको बस रेडी ही रखना फिर, ठीक है। हाँ, हम्म, हाँ तो वही बात है ना, वो तो एक इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है, चलो ठीक है, 15 मिनट तक आती हूँ। हाँ, नहीं 15 मिनट तक मैं नीचे उतरती हूँ।
ठीक है, ओके, अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें इसको फिर इस तरह से आपने लेके चलना होता है कि आप उसको उस पेशेंट की जो मैनेजमेंट है उसको बता के ये सब चीजें कि इसमें ये हम कर सकते हैं, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, द फाइनल सोल्यूशन इज मायोमेक्टनी। लेकिन जब उसकी हीमोग्लोबिन ऑप्टिमाइज हो जाएगी एंड फॉर दैट टाइम पीरियड वी हैव टू अरेस्ट द हेमरेज। ठीक है मैम मैम एक मैडम क्वेश्चन है कि जो अगर पेशेंट सब फर्टिलिटी के लिए आई हुई है जी। और मल्टीपल फाइब्राइड्स है, मैम जैसे पेशेंट है सब फर्टिलिटी का केस है और मल्टीपल फाइब्राइड्स हैं और सिम्टोमेटिक है हम्म पेशेंट, तो मैम हम्म उसके लिए मायोमेक्टमी ज्यादा बेस्ट है। और अगर एग्जामिनर हमें कहे कि आप मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, जी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन लेकिन क्या वो एग्जाम, मल्टीपल फाइब्रॉइड आर द रीजन फॉर दैट सब फर्टिलिटी? उसमें क्या है मतलब, देखो जो फाइब्रॉइड का ताल्लुक जो सब फर्टिलिटी के साथ है, फॉर दैट यू मस्ट नो एग्जैक्टली द फाइब्रॉइड मैपिंग। क्योंकि फाइब्रॉइड मैपिंग के साथ आपको पता चलेगा कि फीगो क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कौन से नंबर पे आते हैं। क्योंकि उनमें जो 0, 1, 2 टू सम एक्सटेंड द 3, ये जो हैं ये डेफिनेटली निकालने पड़ते हैं। तो उसमें फाइब्रॉइड मैपिंग इज एन एसेंशियल थिंग। तो इससे पहले कि हम मल्टीपल फाइब्रॉइड को लिंक करें, फिर उनका साइज भी मैटर करता है और उसके साथ उसके सिम्टम्स भी, और सिम्टम्स भी डेफिनेटली वो फाइब्रॉइड मैपिंग के हिसाब से जो फाइब्रॉइड लोकेशन है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको फाइब्रॉइड को लिंक करें विद द सब फर्टिलिटी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर सब म्यूकोजल है तो ज़ाहिर है वो तो कुछ नहीं कर रहा हो, सॉरी सब सिरोजल है तो वो तो कुछ नहीं कर रहा होगा। मैम इसमें ना इंट्राम्यूरल भी थे और काफी सब म्यूकोजल 2-3 सब म्यूकोजल दिए हुए थे हाँ। और जो है इस तरह से 3-4 इसके इंट्राम्यूरल थे। हम्म ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? मैम क्वेश्चन था पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ आई थी, एग्जामिनर ने पूछा था कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इसके लिए, हम्म यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या मायोमेक्टमी। आपने क्या जवाब दिया? मैम मायोमेक्टमी जवाब दिया क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से ओवेरियन फेलियर का भी रिस्क है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कंसेप्शन भी कम हो जाती है यस। इससे, हाँ, और जो है उसमें रप्चर सिर्फ भी। मसला ओवेरियन फेलियर का ही नहीं होता, इवन अगर आप उसकी लोकलाइज्ड, क्योंकि ये मल्टीपल फाइब्रॉइड है ना, इसमें आपको मल्टीपल वेसल्स जो हैं वो उसमें करनी पड़ती हैं। उस सूरत में इवन एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, अगली इम्प्लांटेशन, ये सब चीजें जो इफेक्ट होती हैं। सो इन दिस केस जो सब म्यूकोजल हैं उसमें हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी वुड बी द राइट आंसर। जो इंट्राम्यूरल हैं फिर उसको आप लेप्रोस्कोपी के साथ भी कर सकते हो। तो लेकिन ये है कि इसमें जो फीगो स्टेजिंग 0 से लेके 3 तक वाले जो हैं ये आपको निकालने पड़ेंगे। यूज ही नहीं किया, उंगलियों से उसका बेबी ठीक आया, है, तो उसमें यानी मायोमेक्टमी मैडम ही ज्यादा बेहतर आंसर रहेगा। अल्लाह तक मैम पाक एक ने क्वेश्चन करूं? बात की इज्जत रखी और मेरी ये जान किसी का, हेलो देख हेलो रही मैम थी जी जी, ये थोड़ा सा अभी वो बैकग्राउंड नॉइस पता नहीं किसी के मैम माइक से ये है। मुझे सिर्फ अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जो ऑप्शन हम डिस्कस करने हैं, तो क्या एग्जामिनर को हमें बताने होते हैं? क्योंकि उस वक्त पेशेंट के साथ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारा ऑप्शन डिस्कस कर सकें। तो जब नहीं, एग्जामिनर को हम मैनेजमेंट बताते हैं हाँ, तो उस वक्त हमें देखो ये कहना है देखो कि हमें आप डिस्कस। सिर्फ उसमें बात करते करते जब आपने फोकस्ड हिस्ट्री लेनी है तो उसमें पेशेंट से पूछ सकते हो कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या वो है। जाहिर है पेशेंट तो यही कहेगा कि मैं चाहती हूँ कि ये डिजीज निकल जाए और इसमें सारा कुछ है। तो उसमें तो उसमें ये आपने बेसिकली मैनेजमेंट, अगर आप पेशेंट के साथ ये डिस्कस कर लो कि सर्जरी भी है, दवाइयां भी हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन मेनली आपने जब मैनेजमेंट वाला सेक्शन होता है तो वहां पे आपने ये करना होता है कि ये ऑप्शन है और पेशेंट की ये ख्वाहिश है। उससे पहले आप पेशेंट से ये बात कर चुके होते हैं। देने के लिए प्लीज अभी ये तक जिसका भी माइक है ना वो जरा अपना म्यूट मैम कर लें। आवाज नहीं आ रही। हाँ, वही तो, ये मैडम माइक का कुछ मसला है किसी का। हाँ जी। मैडम मेरे मेरे उसमें एक क्वेश्चन आया था, पेशेंट जो थी ना वो प्रीवियस 2 स्कार थी और उनको सबसे रोजल फाइब्रॉइड था और हम्म हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी ना, तो हम्म शॉर्ट केस था ये। तो मैडम मैं जब दूसरे स्टेशन पे गई ना, तो पेशेंट ने, चूंकि मुझे एग्जामिनेशन नहीं करने दी थी, पेशेंट टेंडर थी ना, तो मुझे ये नहीं हम्म पता लगा था कि मास कितना है। फिर मैडम ने मुझे खुद ही बताया कि सबसे रोजल फाइब्रॉइड है
और 7 सेंटीमीटर का है, और ना क्या नाम है, अब तुम क्या करोगी ना। तो मैडम जब वो केस का एंड आया ना, तो वो केस जो था ना, एक्चुअली वो ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन थी। ठीक है। अच्छा, तो मैडम तो उसमें ना इसलिए कि ज़ाहिर है सबसरोजल अमूमन कुछ नहीं करता कुछ ब्लीडिंग। नहीं करता, लेकिन मैडम पेशेंट जो थी ना, वो कह रही थी मेरी फैमिली कंप्लीट है, मुझे बेटा भी है, बेटी भी है, प्रीवियस 2 स्कार थी, कोलिसिस्टेक्टमी हाँ, भी हुई हुई थी, और पहले माइमेक्टमी भी हुई हुई थी, दोबारा बना था। तो पेशेंट कह रही थी बस मेरी हिस्टेरेक्टमी कर दो ना। तो मैडम उसमें मुझे बताइए फिर वो क्या बताना था मैडम को ना, क्योंकि जब मैंने हिस्टेरेक्टमी देखो, का बोला तो मैंने कहा मैडम पेशेंट भी डेफिनेटिव सर्जरी चाहती है और सब कुछ। तो मैडम कहने लगी तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है कि इस मरीज को हम अच्छा, ये खोलें। तो एज कितनी थी पेशेंट की? मैडम पेशेंट की एज इतनी ज्यादा नहीं थी, 40 या 41, मतलब इतनी थी तकरीबन, हाँ, तो 40 तक उसके थी। देखो, अगर तो ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है तो हम्म। उसमें डेफिनेटली दूसरी ऑप्शन, अब उसमें वही बात आती है कि हम पेशेंट को, जब पेशेंट ने कहा कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, ये ज्यादातर पेशेंट यही कहते हैं कि हम हाँ। दवाई नहीं खा सकते, हमें एब्सोल्यूट मैनेजमेंट चाहिए। तो हम्म। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन थी। पेशेंट सपोज अगर नॉन कॉम्प्लाइंट है, शी कैन नॉट टेक कोई मेडिसिन या ओसीपीज या ऑल दैट हार्मोनल प्रेपरेशन, तो इसमें फिर मायरीना की भी ऑप्शन दी जा सकती थी उसको। जी मैडम, मरीना का बोला था ना, मैंने मरीज को हम्म बोला था, मैंने कहा तुम क्या हम्म चल्ला रखवा सकती हो अगर हम्म कोई रतूबत वाला रखें। तो कहती है नहीं हम्म। नहीं, मैंने आपको बता दिया है ना, मैंने मैडम को भी बता दिया, बस मेरी सर्जरी करें। तो क्या फिर जब क्या उसने पहले कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई की हुई थी? जी मैडम उसने की हुई थी, कहती है मैं पता नहीं कब से ट्रांसमीन खा रही हूँ, मेरा एक ऑपरेशन भी इन्होंने किया, फिर वो इतना बड़ा फाइब्रॉइड था वो निकाला, फिर दोबारा हो गया, अब तो मैडम मुझे ये कहती हैं कि ये फाइब्रॉइड तुम्हारी वजह नहीं है। तो कहती है अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरी क्या वजह है जो मुझे ब्लीडिंग खत्म नहीं हो। मैडम उसका मतलब वो देखने में बहुत ज्यादा पेल लग रही थी, जबकि उसका एच बी मैडम ने मुझे 8 दिया था, लेकिन वो लगने में लग रही थी कि जैसे 6-5 इतनी लग रही थी, मुझे बिल्कुल पीली थी। देखो, पेशेंट अगर 40-41 एज पे है, ज़ाहिर यंग पेशेंट है, तो हम्म। उसमें अगर उसको कोई बहुत ऐसी अर्जेंट रीजन नहीं है फॉर डूइंग द हिस्टेक्टमी, अर्जेंट रीजन में जैसे कोई भी सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है या और ऐसी चीज जिसको हम फॉर लॉन्ग एक मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट पे नहीं कर सकते, तो वहां पे हम दूसरी ऑप्शन पेशेंट को बताते जरूर हैं। अब उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप मरीज के साथ सारे हाँ। प्रोज एंड डिस्कस करो, जी। तो एटलीस्ट यू मेंशन इट। और पेशेंट की एक विश जो थी, जाहिर है उसने कोई अभी मेडिकल ट्रीटमेंट एज सच नहीं ट्राई की इन द टर्म्स ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट, हम्म। तो कम से कम पेशेंट की आपने विशेष पूछ ली, उसको बता दिया कि इस यंग एज पे अगर हिस्टेक्टमी करेंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ओवेरियन फेलियर जल्दी हो सकता है इवन इफ यू प्रिजर्व द हम्म। ओवरीज। तो उसके बाद ओवेरियन फेलियर के जो हैं वो क्या नुकसान हो सकते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकती है, ये सारा कुछ, और उस पे उसको एचआरटी की जरूरत पड़ सकती है, ये सारा कुछ बता के इवन इफ शी इज परसिस्टेंट ऑन दैट, दिस कैन बी मेंशन टू द एग्जामिनर कि इसमें ये ऑप्शन है। while interacting with the patient, I offered her the other treatment option, but she did not basically comply with that. कि हम्म। उसमें उसको एग्री उसमें नहीं कर रही, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी मेड हर माइंड। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है आपकी काउंसलिंग स्किल्स की, कि आप पेशेंट को अगेन प्रोज एंड कॉन्स बताते हो, और उस पे आप इसको बताएंगे कि डूइंग हिस्टेक्टमी एट द यंग एज, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि देखो, यूट्रस निकालने का डिसीजन हम बाद दफा बड़ा अर्ली ले लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली उससे पूरी पेल्विक एनाटमी डिस्टर्ब होती है, और जी। उसमें इवन ब्लैडर इनर्वेशन, इवन जो बाकी जो उसके सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो तो जी अपनी। 4 सर्जरीज उसकी भी फिर हुई हुई थी। हाँ, फिर उसके अलावा जो ओवेरियन कंजर्वेशन आपने की तो ओवेरियन फेलियर बहुत फास्ट फॉरवर्ड रेट पे हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपने उसको बतानी होंगी, और फिर यही चीजें जो है वो फिर आप मैनेजमेंट के टाइम पे आप डिस्कस कर सकते हो पेशेंट एग्जामिनर के साथ, कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Though in a short time period it was not possible to discuss the pros and cons of each option to her, but while interacting with the patient, I will discuss all these things in detail, और फिर उसके बाद उसको मैं बताऊंगी कि इसके डूइंग हिस्टेक्टमी क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ये नहीं कहना कि मरीज कह रहा था तो इसलिए इसकी हिस्टेक्टमी करेंगे। You still have to give space to the other non-surgical management options. उसमें आप जरूर उसको मेंशन करें, चाहे मरीज कितना भी जोर लगा रहा हो कि नहीं
हिस्टेक्टमी ही करो। अगर बहुत बड़ा कोई इंट्राम्यूरल सबम्यूकोजल फाइब्रोइड हो तो वहां पे तो बनता है कि फैमिली कंप्लीट है, तो वो उसमें भी इवन हम मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमी की ऑप्शन डिस्कस करते हैं, इवन इफ एसेंशियली वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। लेकिन अगर ये सर्जरी के बगैर काम चल सकता है, सब सिरोजल तो इफेक्ट नहीं कर रहा होगा उसको, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम सारी ऑप्शन डिस्कस करें और उनमें से कोई एक चूज करें। हम पेशेंट को गाइड भी कर सकते हैं और कि हम प्रैक्टिकली कर भी रहे होते हैं। और मैडम एंडोमेट्रियल हम कर रहे बायोप्सी होते का क्या रोल है इस हम तरह ये के तो नहीं कि मरीज ने हमें कहा आते ही कि मेरी तो यूट्रस निकाल दी और हम कह के अच्छा ठीक है निकाल दो, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, सही तो है। डू वट एवर यू आर डूइंग प्रैक्टिकली। जी ठीक है, चलें जी, और एक आध बस क्वेश्चन हम कर लें और उसके बाद फिर इसको फाइनल मैडम कर। मैंने सवाल पूछना था। जी बताइए। मैडम मेरा 3 अक्टूबर को था और मेरे शॉर्ट केस पे आप ही थी। मैडम मैंने एक बात पूछनी थी कि जो मेरा केस था फेब्रॉइड वाला, तो मैंने उस पेशेंट से ये पूछा था कि आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या गलहड़ या दमे का मसला तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा था नहीं ना। लेकिन फिर जो मेरे साथ जो कैंडिडेट पास हुई उन्होंने कहा कि नहीं वो थेरेक्जीन ले रही थी। इसके अलावा क्या इनफर्टिलिटी ले के रही ऊपर मैंने थी? पूछा, हाँ मतलब थेरेक्जीन वो ले रही थी ना हाँ, थायरॉक्सिन, उसमें। ठीक है। हाँ जी, तो कह रही है कि वो तो ये अब ले रही इसका थी, पता लेकिन क्या उन्होंने। मतलब होगा, इसका इसका ये मतलब है, अब ये मरीज मरीज की अंडरस्टैंडिंग बड़ी फर्क होती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उससे बड़ी फर्क होती है। अब हाँ मरीज जी मैम। को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछोगे कि कभी कोई ऑपरेशन, अब ये तो पूछना होता है ना कि कभी कोई ऑपरेशन हुआ या ना हुआ, तो वो ऑपरेशन का बता देगी कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो जब आपको हाँ पता चलेगा कि उसका थायराइड रिमूव हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली ये होगा कि उसके बाद आप कोई उससे रिलेटेड या थायरॉक्सिन वगैरह ले रही हो या नहीं ले रही हो। तो जब आपने हाँ जी सर्जरी की चीज पूछी तो वो फिर बताएगी जरूर। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आपको कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, वो ये ज़ाहिर है उसके ख्याल में तो अब थायरॉक्सिन ले रही है, थायरॉक्सिन का मसला नहीं है, जो था वो भी सही हो मैड गया। तो मैडम उसकी उसकी 45 अंडरस्टैंडिंग ईयर्स। बड़ी फर्क होगी। हाँ जी मैडम उसकी 45 ईयर्स एज थी, नली पैरस थी ना। मैंने उसकी हाँ इनफर्टिलिटी को ज्यादा टच नहीं किया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट स्टेशन पे गई तो सर ने कहा, मैंने उसे मायोमेक्टमी के लिहाज से सारा मैनेज कर दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा आपने उससे इनफर्टिलिटी की कॉज पूछी थी? मैंने कहा हाँ सॉरी सर। तो उन्होंने कहा वो हाँ, उसका तो देखो हस्बैंड एजोस्पर्मिया है। पेशेंट का मसला कुछ और है, लेकिन एक हाँ जी मसला है जो चल रहा है, आप उसको कभी भी ओवरलुक नहीं करते, क्योंकि हाँ जी मैडम। इनफर्टिलिटी उसका एक मेजर मसला है। और जब उससे पूछा जाए कि क्या कंसेप्शन चाहती है, तो डेफिनेटली वो दिल से कहेगी कि हाँ मैं चाहती हूँ। तो ये, जी लेकिन उसका एक एक होता है अर्जेंट मसला, एक होता है क्रॉनिक मसला, आपने दोनों को साथ लेके चलना है। आप अर्जेंट जी मैम। मसले के साथ साथ क्रॉनिक मसले को भी आप जरूर एड्रेस करते हो, उसकी एवेल्युएशन हाँ भी जी कर रहे होते हो, अगरचे आप अर्जेंट मसले को प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे होते हैं कि जिस हाँ मसले जी की मैम। के लिए वो आई है हम उसको पहले मैनेज करें, उसके बाद हम दूसरे मसले की तरफ जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो उसका अर्जेंट मसला है उसके साथ साथ हम उसका जो क्रॉनिक मसला है उसको ओवरलुक कर दें। हाँ जी मैडम। तो मैडम मैं बस ये ये चीज है ना। पूछना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ मैडम, जैसे मैंने मायोमेक्टोमी करके उससे सब कुछ आज एंड तक करके पहुंचा दिया। सर बुला ने मुझे लीजिए एजोस्पर्मिया एंड में देके फिर मैं चली कर गई लेती टीएच की तरफ। फिर मैंने कहा मैं हूँ 45 इयर्स पे अब मैं इसका क्या करूंगी जब इसका आप लोगों हस्बैंड की ही एग्जाम में आज एजोस्पर्मिया है। तो मैडम लड़कियों ने जिन्होंने टीएच किया है वो भी पास हुई हैं, कुछ ने मायोमेक्टोमी किया वो भी पास हुई है। लेकिन शायद मैं टीएच, जब मैंने एंड में दोबारा टीएच कहा तो मैं उसे डिफेंड करने का मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो मैडम फिर हाँ, इसका एंड में हमें मायोमेक्टोमी बेस्ट ऑप्शन था ना। देखो पेशेंट की विशेष को हम पेशेंट को कभी होपलेस नहीं करते। अगर हाँ पेशेंट जी 45 ईयर्स की है, 47 ईयर्स की भी है और उसकी इनफर्टिलिटी है और उसमें मायोमेक्टमी से काम चल सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि होल यूट्रस इज स्टडीड विद द फाइब्रॉइड्स, सिंगल फाइब्रॉइड है जिसमें रिकरेंस के चांसेस भी कम हों, तो हम उसमें मायोमेक्टमी की तरफ प्रेफरेबली पहले जाएंगे। ये ही जी मैडम। इसका आंसर होना चाहिए मायोमेक्टमी का। इसमें सपोज अगर ओवेरियन फेलियर है किसी वजह से कुछ और मतलब ऐसी चीज है, तो जाहिर है रिकरेंस का रिस्क तो होता है, सिर्फ उस सूरत में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो डूइंग हिस्टेक्टमी। लेकिन प्रेफरेबली इसमें मायोमेक्टमी ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट, देखो पेशेंट की होप खत्म हो जाती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज, हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को तो टच भी नहीं करते, हालांकि साइकोलॉजिकल इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जी मैम। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से अगर कोई बहुत जरूरत ना हो हिस्टेक्टमी करने की, कोई और कोएग्जिस्टेंट कोई कोमॉर्बिडिटी ऐसी है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं जिनको हम मायोमेक्टमी करके पीछे कुछ नहीं बचता, तो उस सूरत में हम हिस्टेक्टमी का अच्छा बोलेंगे नॉट शाजिया जो है वो नीचे तो नहीं आई, ये देखो कैसे मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साबरा का जो है ना जरा मसला कर रहे हैं। बेटा आप इसको जरा म्यूट कर दीजिए। अच्छा जी, तो इसको इस तरह से करना था, ठीक है। तो बेसिकली वही बात है कि आप कुछ भी चीज बोल के अब हिस्टेक्टमी करने के बाद अगर कोई पास हुआ, हो सकता है उसने उसको लिंक किया हो विद द ओवेरियन फेलियर विद एनी अदर इंडिकेशन, तो हम ये नहीं कह सकते कि मायोमेक्टमी करके पास हुआ या कोई हिस्टेक्टमी करके पास हुआ। बात ये है कि आपने उसको जस्टिफाई कैसे किया। की तो एक ही होती है, लेकिन की में ये स्पेस होता है कि अगर इसको हम किसी चीज को कंडीशन कर देते हैं तो उसमें उसका एक स्पेस होता है पास का, ठीक है। चलें जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वरना फिर हम इसको वाइंड अप करें। मैडम एक और क्वेश्चन भी है। हम्म मैडम एक हमारा एक और स्टेशन था जिसके ऊपर थी पेशेंट की मैरिड फॉर 3 इयर्स थी, उसका एक साइड पे उसका HSG की रिपोर्ट रखी हुई थी ना, एक साइड पे उसका हाइड्रोसिपिंग दिया हुआ था और दूसरी साइड पे उसका स्पिल नहीं था, तो उन्होंने कहा नली ओके पैरा से BMI उसका 30 दिया हुआ था। और क्या नाम है, फिर मुझसे पूछा कि इसकी मेन काज जो कॉमन है वो बताओ ना इसकी। तो मैंने मेरे जहन में ट्यूबरकुलोसिस नहीं आया, ट्यूबरकुलोसिस था। फिर उन्होंने कहा कि इसे ट्रीट कैसे करना है ना मैडम ने। फिर अब जैसे मैम हमें था कि हाइड्रोसल्फिंग्स के अंदर जो है कंसीव करने का रेट कम होता है, तो हमने कहा हम इसकी सल्फिंजेक्टमी कर देंगे पहले, ठीक है, ताकि वो कंसीव, और फिर उसके बाद IVF कराएंगे। तो जैसे हमने MCQ के लिहाज से रट्टा मारा हुआ था कि 2 साल तक जो कंसीव ना कर पा रहा IVF, तो मुझे लगता है कि मुझे IVF नहीं कहना चाहिए था, वो करने के बाद इसमें जो है। आपको दूसरी ऑप्शन जरूर देनी चाहिए थी, यानी अगर पेशेंट हमारे पास आ गया यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ, तो इसमें पहले हम देखो 50% चांस कंसेप्शन के कम हो जाते हैं ना, 100% तो नहीं होते। मैडम देखे उसकी दूसरी जो कंट्रोलेटर थी उस पे भी स्पिल नहीं था, एक के अंदर हाइड्रोसिप्रिंग्स दिया हुआ था, दूसरी के अंदर स्पिल नहीं था, वो भी ब्लॉक थी। अच्छा, दोनों ही ब्लॉक थी। हाँ जी नहीं मैडम। क्या नाम है डॉक्टर, वो पेटेंट थी। मुझे एग्जामिनर को जब मैंने पेटेंट बताया था तो उन्होंने कहा था ठीक है ये पेटेंट है, क्योंकि उसमें पेरिटोनियल में स्टिलिश था मैडम। ओके ठीक है, हम इसको पेटेंट के तौर पे ही लेते हैं, यूनिलैटरल हम हाइड्रोसल्फिंग्स लेंगे, ठीक है। जी मैडम। इसमें जो है ये बेसिकली अब होता है ये कि जब यूनिलैटरल हाइड्रोसल्फिंग के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कहते हैं अमूमन के ठीक है तुम्हारी एक ट्यूब तो खुली हुई है, तो उस एक ट्यूब खुली हुई को यूटिलाइज करते हुए हम उसको इनिशियली ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन ट्राई इट फॉर 3 months इफ देयर इज नो अदर प्रॉब्लम, यानी उसकी ओव्यूलेशन में, उसकी फॉलिकुलर मैचुरेशन में, सीबन एनालिसिस में कोई मसला नहीं है, तो क्योंकि जी कंसेप्शन रेट इज 50% reduced in the presence of a hydrosalpinx but not to the 100%, तो जो जी दे मैडम मीन HS आर में उन्होंने स्ट्रॉन्ग नॉर्मल इनफ, बताया था मैडम ने। आर स्ट्रॉन्ग इनफ के जो उससे फ्लूइड की, क्योंकि ये थोड़े से इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जो होता है और ये सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मजीद बढ़ जाता है, इसकी मिकदार बढ़ जाती है, और वही टाइम होता है जो इम्प्लांटेशन वाला भी होता है, तो इसलिए जो है वो ये एक एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है। लेकिन जरूरी तो नहीं, इट कैन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्लूइड, इट कैन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द गैमीट्स, तो बाज दफा ये इसको कर सकते हैं, हम इसको ओवुलेशन इंडक्शन देके ट्राई कर सकते हैं, बट सपोज इट डजंट वर्क, तो फिर उसमें जो दूसरी चीज होती है वो ये है कि इसमें हम इसकी एस्पिरेशन कर दें अल्ट्रासाउंड गाइडेड, हमने फ्लूइड ही निकालना है ना, फ्लूइड निकाल के हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वो अगरचे एक टेम्परेरी चीज होगी। तीसरी चीज ये है कि हम लेप्रोस्कोपी के साथ इसको इसकी फिम्ब्रियोप्लास्टी कर दें ताकि ये ब्लॉकेज खत्म हो जाए, फ्लूइड ड्रेन हो जाए। चौथी चीज ये है कि अगर इतना ब्लॉकेज है, स्वेयर है या बाकी एडहेजन है, ये सारा कुछ उसका क्लिप लगा दें। पांचवी चीज ये है कि इसको हम ट्यूब को निकाल दें, ठीक है, लाइगेट कर दें या ट्यूब को निकाल दें, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। और अगर आप इस स्टेज पे आते हो तो डेफिनेटली फिर उसमें फिर आप फिर भी
फिर भी आप ओव्यूलेशन इंडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि दूसरी ट्यूब खुली हुई है। आईवीएफ इक्सी इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती नहीं है। आईवीएफ इक्सी उस सूरत में बनेगी जब आपने इस ट्यूब को खत्म कर दिया बाय एनीवे, तो जो है जी वो इसको आप स्पॉन्टेनियस के लिए भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जाहिर है पेशेंट की एज और उसके हिसाब से बाद दफा आपको एआरटी पे जाना पड़ता है। और अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ ये कंसीव नहीं करती तो फिर उसके बाद आईयूआई है, क्योंकि एक ट्यूब खुली हुई है। बाज लोगों की होती ही एक ट्यूब है कंजेनिटली भी। और फिर अगर रिपीटेड फेलियर्स हैं तो फिर कहीं जाके आप आईवीएफ फिक्सी की बात करते हो, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आईवीएफ फिक्सी कितने कुछ सेटअप में अवेलेबल है, तो पब्लिक सेक्टर जी में भी मैडम। नहीं है अवेलेबल। तो हम बात फिर वो करते हैं जो फीजिबल हो फॉर द पब्लिक। ठीक जी है, तो मैडम, इसका थैंक यू मैम जवाब इस तरह एग्जामिनर से पूछ देना रही थी। चाहिए। मैम एक्सक्यूज मी, हम्म। हेलो जी मैडम, जी बताइए। एग्जामिनर पूछ रही थी इस पे ना कि मतलब जब मैंने उनको बताया ना कि ट्यूबरक्लोसिस का स्टेटस, तो उन्होंने कहा कि हील्ड ट्यूबरकल्स है ना चेस्ट एक्सरे पे, उन्होंने फाइंडिंग दी ना, तो फिर लेकिन मैंने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या रीजन हो आपको सकती लगा है। कि ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस मैडम अगर मैंने जब पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस इन्वेस्टिगेशन, हो तो अमूमन बायलैटरल होता है ज्यादातर, और अगर हम यूनिलैटरल भी करें तो उसमें अमूमन हाइड्रोसेल्पिंग्स नहीं होता, उसमें मैडम मैंने एंडोसेल्पिंजाइटिस जब होता है। इन्वेस्ट, जी जी, उसमें एंडोसेल्पिंजाइटिस होता है इनिशियली, और फाइब्रोसिस ऑफ द फिलोपियन ट्यूब हो जाता है। तो दिस इज नॉट टिपिकली अ केस ऑफ पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस। मैडम लेकिन उन्होंने चेस्ट एक्सरे पे हील्ड ट्यूबरकल्स दिए थे, तो तो आई हील्ड थिंक वो यही ट्यूबरकल्स था। का मतलब ये जरूरी तो नहीं कि उसमें पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस भी सेकेंडरीली हो गया हो, ऐसा जी तो नहीं मैडम। है। हाँ जी। ठीक उसके है लिए तो मैडम। फिर हाँ जी आपको मैडम। टेस्ट करवाने चाहिए उसके, उसका और जो वो। मैडम उसमें ना फिर वो पूछती थी कि जो पीआईडी के ऑर्गेनिजम्स है, मुझे तो फिर वो उस साइड पे ले गई कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये करवाता है, तो उसको कैसे आप हम्म। करेंगी ना, हाँ, कॉमन कौन से हैं, और अरे मतलब उस ज्यादातर साइड से वो फिर तो पीआईडी वाली सारा क्लेमिडिया ही होता है जो ये कर रहा होता है अमूमन, ज्यादातर तो क्लेमिडिया ही होता है, बट एनी ऑर्गेनिज्म कैन कैन कॉज यस इट। मैडम, ये तो लेकिन बताया था। अमूमन लेकिन अमूमन ये जो हाइड्रोसेल्पिंग्स है जिसमें एक ट्यूब का फिमरिल एंड ब्लॉक है, यानी डिस्टल एंड ब्लॉकेज है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस में नहीं होता, ये उसका सिनेरियो अमूमन नहीं होता। चलेंगे अब इसको फिर हम बंद करें, और फिर इसका टॉपिक मुझे बता दिया करो या हेलो फिर मैं मैम। यूज कर दिया करूं, वॉट एवर वे यू लाइक। हाँ जी। मैम अस्सलाम जी वालेकुम मैम। जी 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 जी। मैम, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर वो लेप्रोस्कोपी और पेशेंट लेप्रोटमी दोनों के लिए डिनाई करती है, तो फिर आप किस तरह उसकी सिस्ट निकालेंगे? ये हाइड्रोसल्फिन किस तरह आउट करेंगे? तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं ना, फिर हम नहीं अल्ट्रासाउंड मैम, गाइडेड वो कर इस पे सकते भी हैं, राजी नहीं हो या रही थी। इवन हिस्ट्रोस्कोपी से भी की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड मैम गाइडेड एस्पिरेशन या स्टेरोस्कोपी मुझे हिस्ट्रोस्कोपी इस से भी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि स्टेरोस्कोपी से कैसे करेंगे। कर सकते हैं। हम फिलोपोस्कोपी नहीं करते क्या, हम ट्यूबल पेटेंसी देखते हैं, फिलोपोस्कोपी भी कर सकते हैं, उसमें ये ऑप्शन होती है, चाहे ना भी इजी वो अवेलेबल हो, लेकिन ये ऑप्शन होती है कि हम उससे थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकें, तो ये वो भी एक ऑप्शन होती है। ठीक है, वरना तो उसको फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो कर लो। ठीक है। अच्छा, तो वो हिस्टेरोस्कोपी आंसर होगा? और हिस्ट्रोस्कोपी से भी इसका जो है ना, ये जो है हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली ट्यूब, हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी इसको बंद कर सकते हो, इसका प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, इसलिए हिस्ट्रोस्कोपी की ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अमूमन इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बंद करते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपने जो अपने वो हैं कंट्रोवर्शियल एरियाज फॉर डिस्कशन, वो आप इमरान साहब को भेज दिया करें, या इवन और अगर किसी के कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जिसमें उनको मुश्किल हुई, तो उसमें जो है वो हमें फिर अपना एक कम से कम डिस्कशन एक टॉपिक मिल जाता है कि इस टॉपिक पे हम क्लास लें, खास तौर पे जो ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं उन पे फिर क्लास लेना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, चलें जी, ओके। जी जी मैम।